अतिरिक्त वासना भाग 4। किशोरी लाल और बादाम सिंह को थाने में बैठे बैठे दोपहर से शाम हो गई, मगर दरोगा जी नहीं लौटे। शाम को दोनों घर से खाना भी थाने पहुंच गया। बेमन खाना भी खाया। अच्छा तो लगा नहीं, मगर जिंदा रहने के लिए खाना ही था। कौन से बुरे कर्म उदय हो गए जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी चर्चा शुरू हो गई। बादाम सिंह और किशोरीलाल ने ही खजान सिंह की हत्या की है। उन्हें पुलिस भी पकड़ कर ले गई। दरोगा जी अभी तक वापस थाने पर नहीं आए थे। बादाम सिंह और किशोरीलाल के साथ साथ उनका पूरा परिवार चिंतित था कि यह बड़ी मुसीबत कहाँ से सर पड़ गई। खजान सिंह की हत्या से उनका कोई सरोकार नहीं था, फिर भी पुलिस उठा लाई। तालाब में गिर कर कोई सूखा तो निकलता नहीं, कुछ न कुछ दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। किसानों पर कहाँ इतना धन होता है, अपने ही दिन जैसे तैसे कटते हैं, ऊपर से यह मुसीबत और गले पड़ गई। बच्चों को घर भेजकर कुछ रकम का बंदोबस्त कराने के लिए कहा। घर में नहीं तो किसी किसी से सूद पर उधार ले ले। 5-5 हज़ार तो दोनों को देने ही पड़ेंगे। इससे कम में क्या काम चलेगा। नहीं तो दरोगा खजान सिंह की हत्या में लपेट देगा, जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा चलेगा। यहाँ 5 हज़ार से काम चल जाए तो अच्छी बात है, जेल जाकर मुकदमा लड़ने से तो ठीक है। बादाम सिंह और किशोरीलाल दोनों के लड़के रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए गांव चले गए। किशोरीलाल और बादाम सिंह अपने अपने नसीब को कोसने लगे। खजान सिंह के पास न बैठे तो क्यों जान संकट में पड़ती। खजान सिंह के साथ हुक्का पीकर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा था, दरोगा के लिए कर्ज ही लेना पड़ेगा। पेट में नहीं खा पाते हैं, मगर इनके लिए तो कैसे भी हो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तभी दरोगा जी की बुलेट थाने में आकर रुकी। दरोगा जी को देखकर दोनों खड़े हो गए। दरोगा जी ने कड़क आवाज में कहा, बैठ जाओ, और अपने कार्यालय में घुसकर कुछ समय बाद ही बुलेट लेकर पुणे चले गए। बादाम सिंह और किशोरीलाल करम पर हाथ रखकर सोचने लगे, कैसी परिस्थिति पैदा हो गई, कहीं जेल जाने का नंबर ना आ जाए। मारपीट होना तो थाने में आम बात है। पुलिस और पिता बरसात का फैसला, इन पर कभी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दोनों काम तो बड़ी आसानी से होते हैं। बरसात में कोई भी कहीं भी फिसल सकता है, तो थाने में निर्दोष पिटते ही रहते हैं। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब तो दरोगा जी की दया पर ही निर्भर है, पैसे लेकर छोड़ देंगे या जेल भेजेंगे। बादाम सिंह और किशोरीलाल बेंच पर बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। कभी कभी मन बहलाने के लिए आपस में बात भी कर लेते। बादाम सिंह बोले, उस दिन खजान सिंह का हुक्का नहीं पीते तो आज क्यों यहाँ बैठे होते। दिखाई दे गया था इसलिए पहुँच गए उसके पास। किशोरीलाल ने कहा, मैं तो सीधा घर ही जा रहा था, तूने ही कहा था खजान सिंह चारपाई पर बैठा है, चलो उसके पास बैठकर हुक्का पीते हैं। बादाम सिंह ने कहा, तूने भी तो मना नहीं किया था खजान सिंह के पास चलने की। किशोरीलाल बोले, तुझे ही हुक्का की तलब लग रही थी, नहीं तो अपने खेतों पर घूम कर सीधे घर पहुंच जाते, क्यों यह झंझट सर पड़ता। बादाम सिंह ने, समय खराब था, हमें क्या मालूम था इससे भी आज ही मरना है। हुक्का तो उसके पास बैठकर अक्सर पीते ही थे। उस दिन क्या कोई नया काम किया था, उसका समय आ गया, उसे मरना था, हमारे लिए झंझट पैदा होना ही था। वह तो मरकर सुख सो गया, हमारे लिए कांटे बो गया। किशोरीलाल ने कहा, जो कांटे बो गए हैं वह तो काटने ही पड़ेंगे, कर्ज लेकर या जेल जाकर। बादाम सिंह ने दुखी होकर कहा। बादाम सिंह और किशोरीलाल आपस में बात करके अपना मन बहला रहे थे। तभी दरोगा जी की बुलेट थाने में आकर रुकी। मोटरसाइकिल से उतरकर दरोगा जी सीधे अपने कार्यालय में घुसे। हाथ से इशारा कर दोनों को बुलाते हुए, दरोगा जी का इशारा पाकर दोनों इससे सहम गए, जैसे जंगल में शेर को देखकर हिरनी से सहम जाती है, वह चाहकर भी नहीं भाग पाती। सबक ही ए- सबक ही शेर की तरफ चल देती है। वही हाल बादाम सिंह और किशोरीलाल का था। दरोगा जी का इशारा पाते ही बेंच से उठकर उनके पीछे पीछे कक्ष में घुस गए। कक्ष में घुसने पर उनके हाथ पैर थरथरा रहे थे। किसी अनजान अनिष्ट का भय उन्हें भयभीत कर रहा था। मालूम नहीं अब क्या होगा।
यही सोचते सोचते दोनों ने कक्ष में कदम रखा। दरोगा जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ने घबराते हुए कमरे में कदम रखा। बैठ जाओ, दरोगा जी ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुर्सियों को देखकर बैठने में दरोगा जी का डर तो लग रहा था, मगर आदेश यही था, इसलिए दोनों बैठते बैठते सोचने लगे, मालूम नहीं यह दरोगा क्या करेगा। कहीं कुर्सियों पर बैठने पर बेंत ना बजा दे, मगर आदेश की अवहेलना पर भी बेंत बज सकता है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। डरते डरते कुर्सियों पर बैठकर दोनों अपने हाथों की उंगलियों को नाखून देखने लगे। तभी दरोगा जी ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे बाद कौन आया था खजान सिंह के पास? हुजूर, हमें कुछ भी मालूम नहीं, हम तो हुक्का पीकर चले आए थे। बदाम सिंह ने कहा। चले आए थे? खजान सिंह को मारकर बाजरा के खेत में डाल गए थे? दरोगा ने कहा। हमारी क्या दुश्मनी थी खजान सिंह से जो हम उसे मारते? हम तो उसे वहीं चारपाई पर बैठा छोड़ आए थे। किशोरी लाल ने कहा। तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने मारकर खेत में क्यों फेंका? कुछ तो बात होगी जो तुम छुपा रहे हो, दरोगा भुजबल सिंह ने पूछा। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं बाबूजी। पहले हमने तो सिर्फ उसके साथ हुक्का पिया था। हुक्का पीकर हम चले गए, वहीं उसे वहीं बैठा छोड़कर। उससे आगे हम कुछ भी मालूम नहीं कि वह कैसे मर गया। बदाम सिंह ने कहा। कैसे मर गया? अभी बताता हूँ कैसे मर गया। अपने आप कोई मरता है और मरकर बाजरा के खेत में लेट गया? तुमने नहीं मारा तो और कौन मार गया? तुम दोनों बहुत खेले खाए और शातिर हो, राजी से नहीं बताओगे? पुलिस के हाथ दिखाने पड़ेंगे, तभी तुम बकर करोगे, दरोगा जी ने हाथ में बैंत उठाते हुए कहा। दरोगा जी के हाथ में बैंत देखकर दोनों की आत्मा हिल गई। जिंदगी में यह कमी बाकी थी, कभी पुलिस थाने की जरूरत भी नहीं देखी थी। गांव की पंचायतों से ही काम चल जाता था। यह कमी अब बुढ़ापे में पूरी हो जाएगी। सुना बहुत था कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है, आज आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। हमारी कहानी और ज़्यादा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे सुनने के लिए भाग 5 का इंतज़ार करें।